Hello friends, good day to all. This is Julia and I am verified educator at an academy. तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का नेट का कोर्स चला है जिसके अंदर मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड करा रही हूँ और अब जो हम इसमें कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नेट के हर साल क्वेश्चन इस पे आते हैं। आप जानते हैं कि मैं टेट कैटेगरी में अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ। तो अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी देखना चाहें तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस पे जाके भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने काफी सीडीपी के ऊपर प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराए हैं और साइकोलॉजी के ऊपर काफी कंटेंट कवर करा रखा है। और यहाँ मेरे फ्री लेसन्स हैं, तो अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आपका 3rd यूनिट पे काफी कवर होता है। एंड दिस इज माई रेफरल कोड अनअकैडमी पे। अगर आप टेट कैटेगरी में प्लस कोर्स लेना चाहें तो आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलता है। आज है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने इससे पहले इनके बारे में बहुत डिटेल पढ़ लिया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बारे में, स्ट्रेटिफाइड के बारे में, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड में हम स्ट्रेटास बनाते हैं, क्लस्टर्स में हम क्लस्टर्स बनाते हैं। स्ट्रेटा कैसे बनाते हैं? मेल और फीमेल के अलग अलग क्लस्टर्स बनाएंगे, लेकिन जब हम स्ट्रेटास बनाएंगे। लेकिन जब हम क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया लेना हो, तो उसके अंदर हम क्लस्टर्स बना लेते हैं। क्लस्टर्स के अंदर हमारी सेम पॉपुलेशन होती है, अलग अलग क्लस्टर्स बनाते हैं, सेम पॉपुलेशन बनाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम मेल फीमेल इस तरह के प्रोसेस बेसिस पे क्लस्टर्स बनाएं इस तरह से, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन पे आप एक इकट्ठा पॉपुलेशन को उठा लेते हो, फिर उनके एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, इनकम के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम कंपैरिजन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? फर्स्ट, हमारा मीनिंग क्या है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का और क्लस्टर सैम्पलिंग का। सैंपल क्या है, कैसे हम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं, कैसे हम होमोजेनिटी देखते हैं। होमोजेनिटी का मतलब सेम चीजें जब आ रही है, हेटेरोजेनिटी जब आप डिफरेंट चीजें चेक कर रहे हो, बाइफर्केशन जब आप डिवाइड कर रहे हो 2 पार्ट्स में, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आपका क्या उद्देश्य होता है, राइट? जो हमारा कंपैरिजन का जो मीनिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज वन इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस सेगमेंट्स। जब आपकी पॉपुलेशन डिवाइड हो रही है 2 पार्ट में, जिसके अंदर हम सेम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, और जो सैंपल है वो रेंडमली लिया जा रहा है आपके सैंपल्स और पॉपुलेशन से, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग रेफर करती है उस सैम्पलिंग मेथड को जहां पर आपके मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन जो है सिलेक्ट किए जा रहे हैं रैंडम बेसिस पे। आप इकट्ठे पॉपुलेशन में से इकट्ठे क्लस्टर्स उठा रहे हो, नेचुरली अकरिंग ग्रुप, दिस कॉल्ड क्लस्टर्स। सैंपल कैसे लेते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में? हम रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर टेकन फ्रॉम ऑल द स्ट्रेटास। स्ट्रेटास आपने बना लिए, मतलब ग्रुप्स आपने बना लिए, और उनमें से आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए इंडिविजुअल्स। क्लस्टर सैम्पलिंग में आप क्या करेंगे? ऑल द इंडिविजुअल्स आर टेकन फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड क्लस्टर्स। उसमें से आपने जो क्लस्टर्स उठाए, आप उसमें से इंडिविजुअल्स लोगे जब आप क्लस्टर सैम्पलिंग करोगे। जब आप सिलेक्शन करोगे अपने एलिमेंट्स का, तो इंडिविजुअली करोगे स्ट्रेटास में, हम मेल का अलग बनाएंगे, फीमेल का अलग बनाएंगे। लेकिन जब आप क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे तो आप कलेक्टिव ग्रुप ऑफ मेंबर्स उठाएंगे, कि आपने इकट्ठे मेल फीमेल उठा लिए, इकट्ठे आपने इकट्ठे बच्चों का ले लिया, इसमें आप कलेक्शन कलेक्टिवली उठाओगे क्लस्टर्स। जब आप होमोजेनिटी देखते हो तो आप विद इन द ग्रुप देखते हो कि विद इन द ग्रुप सब सेम होने चाहिए, मेल एक होने चाहिए, फीमेल एक होने चाहिए। लेकिन जब आप क्लस्टर सैम्पलिंग करते हो तब आप बिटवीन द ग्रुप करते हो, कि आपका ये मेल और फीमेल का हो गया, राइट? इस तरह से। बाइफर्केशन का क्या मतलब होता है? बाइफर्केशन का मतलब ये होता है कि जब आपका क्लोज हो रहा हो। क्लोज कैसे हो रहा है बाइफर्केशन में? आप इंपोज कर रहे हैं बाय द रिसर्चर, कि आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, या फिर आपके नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स हैं, किस तरह से आप बाइफर्केट कर पा रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका, कि आप कैसे इंक्रीज कर रहे हो, कैसे आप कंप्लीट कर पा रहे हो, प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हो, प्रिसाइज कैसे कर रहे हो, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। और इसके अंदर क्या होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, क्योंकि आपने इकट्ठे क्लस्टर्स उठा लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है और आपकी इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है, राइट? यस। उसके बाद जब हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करते हैं, तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हमारी जो सैम्पलिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, अलग अलग स्टेजेस में होती है। सो द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम अ ब्रॉड टू अ नैरो सैंपल, यस, यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसके अंदर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अंदर जो हम प्रोसेस करते हैं वो कैसे मूव होता है हमारा, एक ब्रॉड एरिया से एक नैरो सैंपल की तरफ आप लेके चलते हैं, यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेते हैं। पहले ब्रॉड होता है, ब्रॉड टू नैरो चलती है हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, broad to narrow and with step by step. The population is regarded as being composed of a number of first stage or primary sampling units. जो आपकी population है उसे आप अपनी मतलब पहली स्टेज मान लेंगे अपनी उसकी,
सैंपल कलेक्ट करने की, और उसको आप कहीं ना कहीं प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट भी कहते हैं। और उनमें से एक जो होगा नंबर ऑफ सेकंड स्टेज यूनिट्स इन ईच सिलेक्टेड, मतलब पहली स्टेज आपकी तब हो गई जब आपने प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स बनाई अपने सैंपल की। उसके बाद जब आपने प्राइमरी सैंपल यूनिट बना ली तो सो द प्रोसेस, उसके बाद आपका प्रोसीजर जो सैंपलिंग करने का कंटिन्यू हो जाता है। पहले आप प्राइमरी सैंपलिंग बनाओगे, फिर आप सेकेंडरी बनाओगे, उसके बाद आप फाइनल सैंपलिंग यूनिट तक चले जाओगे। विद द सैंपलिंग आइडियली बीइंग रैंडम एट ईच स्टेज, हर स्टेज में आपको रैंडमली सैंपलिंग करनी है, क्योंकि ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ही एक पार्ट है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। सो द नेसेसिटी ऑफ मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज इजीली एस्टैब्लिश। इस बेसिस पे जब आप ब्रॉड टू नैरो स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप मल्टी स्टेज सैंपलिंग को इजीली एस्टैब्लिश कर पाते हैं। जो आपकी प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट होती है, जैसे कि आपने नेशनल सर्वेज ले लिया, सबसे पहले आपने कौन से सैंपलिंग यूनिट बनाई? प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट बनाई। उसमें आपने क्या ले लिया? आपने नेशनल सर्वेज करना है, बिल्कुल नेशनल लेवल पे आके आपको सर्वे करना है। अब उसमें आप क्या करेंगे? आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स ले लिए, अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स ले लिए, थोड़े से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ले लिए। फिर विद इन द सिलेक्टेड प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट, जब आपने अपना पूरा प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट को सिलेक्ट कर लिया, तब आप अपनी फाइनल सैंपलिंग यूनिट तक जब जाएंगे तो आप फिर कहां तक पहुंचेंगे? मतलब पहले स्टार्टिंग आप कहां से करो? आपने पूरा नेशनल सर्वे ले लिया, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स ले लिए, फिर उसके अंदर आप इंडिविजुअल्स लेंगे। हाउ, मतलब लास्ट तक आपको वन बाय स्टेप लेके चलना है। पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, फिर वहां की फैकल्टी लेंगे, फैकल्टी के बाद आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आ जाएंगे। इस तरह से करके आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इट वुड बी मोर यूजुअल टू इंट्रोड्यूस इंटरमीडिएट सैंपलिंग स्टेजेस, जैसे कि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स ले लिया, फिर आपने उसको फिर सब डिवाइड कर लिया, सॉरी वार्ड्स आएगा यहाँ पे, वार्ड्स में और पोलिंग डिस्ट्रिक्ट में। मतलब अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी जो सैंपलिंग कर रहे हैं, फिर आपने उसको और डिवाइड कर लिया, फिर आप वहाँ के वार्ड्स के बारे में सैंपल बनाएंगे, फिर आप पोलिंग डिस्ट्रिक्ट्स का सैंपल बनाएंगे। इस तरह से करके आप स्टेप बाय स्टेप ब्रॉड से नैरो करेंगे। पहले आप बड़ी चीजें लेंगे, धीरे धीरे आप बिल्कुल जब आप नेशनल लेवल पे कोई काम करें, फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट पे काम करेंगे, फिर आप अर्बन डिस्ट्रिक्ट पर काम करेंगे, फिर उसके जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन पर काम करेंगे, फिर आप उनके इंडिविजुअल्स जो उससे रिलेटेड है उन पर काम करेंगे। तो इस तरह से आप बड़ी चीज से लेकर छोटी चीज तक सैंपलिंग करते चले जाएंगे। ये आपकी मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहलाएगी। राइट, आई होप यू क्लियर ना। तो आज हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। So which of the following methods of study will need a very small sample? इसमें से कौन सा मेथड है स्टडी का जिसमें स्मॉल सैंपल की जरूरत होती है? सबसे स्मॉल सैंपल आपको बनाना पड़ता है। क्लिनिकल स्टडीज, फील्ड एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हम जानते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट भी हमारा एक बहुत बड़ा सैंपल बनता है। आप सर्वे कर रहे हो तो भी आपका बहुत बड़ा सैंपल बनता है। तो क्लिनिकल स्टडी एक ऐसा है जिसके अंदर हमें बहुत छोटे सैंपल से हमारा काम चल जाता है। सैम्पलिंग रिजल्ट्स इनटू, हम सैम्पलिंग करते क्यों हैं? ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एवरी आइटम, या फिर हाई प्रिसीजन, या फिर कंट्रोल ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। मतलब जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, उनको ऊपर कंट्रोल करने के लिए हम ये करते हैं। सैम्पलिंग का रीजन ही ये होता है कि आपका टाइम बचता है, आप फाइनेंशियली भी बहुत खर्चा होता है, तो वो सब चीजें बन जाती है अगर आप अपने पॉपुलेशन के सैंपल्स बना लेते हैं। तो जो इसका एक्यूरेट आंसर होगा वो यही होगा हमारा, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एवरी आइटम। कहीं ना कहीं अगर आप एक एक इंडिविजुअली आप रिसर्च करने चलते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लस्टर्स के फॉर्म में अपने सैंपल्स ले लेते हैं, या आप सिस्टमेटिकली सैम्पलिंग कर लेते हैं, या स्ट्रेटास बना लेते हैं आप अपने सैम्पलिंग में। तो ये सब चीजें किस लिए होती हैं? रिड्यूस करने के लिए आपके कॉस्ट को, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग आप कहीं ना कहीं रिड्यूस कॉस्ट भी कर सकते हैं अपने हर आइटम की। सैम्पलिंग इज प्रेफर्ड टू स्टडीइंग द एंटायर पॉपुलेशन। सैम्पलिंग का मतलब किस चीज को प्रेफर करता है कि स्टडी करना अपनी एंटायर पॉपुलेशन को? क्योंकि सैम्पलिंग में हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि जो आप अपनी पॉपुलेशन में से जो आप अपना सैंपल बनाते हैं वो अपनी टारगेट पॉपुलेशन से ही तो बनाते हैं। इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल अ सैंपल एज कंपेयर टू द एंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि जो आपने सैंपल बना लिया, अगर आपको कुछ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी करना है तो आपके लिए वो आसान होगा छोटे से सैंपल को कंट्रोल करना। पर पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए हम सैंपल्स बनाते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। तो इसलिए बोथ एंड बी इसका आंसर हो जाएगा हमारा। Which of the following is not categorized as a probability sampling method? इनमें से कौन सा है जो कैटेगराइज नहीं करता probability sampling method के अंदर? वो कौन सा होगा? हमने पता है जो हमारी probability sampling है उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा है, स्ट्रेटिफाइड पढ़ा है, सिस्टमैटिक पढ़ा है, लेकिन जो कोटा है, कोटा किसके अंदर आता है आपका? ये आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? नॉट पूछा है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट है हमारा, द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इज 100। हमारी जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या है? 100 है। एंड एवरी फिफ्थ पर्सन इज सिलेक्टेड टू फॉर्म अ सैंपल। और हर पांचवा पर्सन जो है किस चीज के लिए सिलेक्ट किया गया है? सैंपल के लिए सिलेक्ट किया गया है। सो this technique of sampling is known as
ये सैम्पलिंग क्या कहलाएगी आपको? जब आप बिल्कुल एक हर nth एटम को पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं सैंपल बनाने के लिए, तो ये टेक्निक आपकी क्या कहलाती है? ये हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में आप सब चीजें रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रेटास बना रहे हैं, क्लस्टर्स बना रहे हैं। लेकिन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में जब आप सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप सैम्पलिंग करते हैं, तो हर फिफ्थ पर्सन को आपने अपने सैंपल में सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका 100 अगर आपके पास लोग हैं और उसमें से आपने हर फिफ्थ पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, तो आपका एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है। Which one of the following is not a probability sampling? इसमें भी ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ये बता दें कि अगर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सी है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सी है, तो आपके लिए इसका आंसर देना आसान हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो हमने पढ़ा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये सारी हमारी प्रोबेबिलिटी है। जो स्नोबॉल है ये आपकी कौन सी आ जाती है? ये आपकी आ जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी। In a situation, every individual has an equal chance of being selected. एक सिचुएशन में हर इंडिविजुअल के पास एक इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। इस केस को आप क्या बोलेंगे? कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम जानते हैं ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी में होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है? जिसका अंदर आप पर्पसफुली सैम्पलिंग करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। राइट, तो ये था हमारा आज का लेसन। एंड अगले लेसन में हम आपके लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेकर आऊंगी, ताकि आप लोग की टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाए। और इससे से एग्जाम्स में हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेट के एग्जाम के लिए, जो कि आपका 2 मई को होने वाला है। राइट, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। मेरा चैनल पर को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।